हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेली क्विज को। जो डेली क्विज हम बेसिकली हर दिन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्विजेज हैं। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मिलेंगे, कुछ स्टैटिक पार्ट के भी क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा एक मेंटरशिप का इनिशिएटिव भी चल रहा है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तो उसके लिए आप मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो भी डिटेल्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कॉमनवेल्थ नेशंस से रिलेटेड है। तो इसके अंदर बेसिकली ये अभी न्यूज़ के अंदर था, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो अभी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कॉमनवेल्थ के गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं, कौन सी जगह पे होने वाले हैं। इसके अंदर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला है कि जितने भी नेशंस इस जो ग्रुप है इसका पार्ट हैं वो कॉलोनी थे ब्रिटिश एम्पायर की पास्ट के अंदर में। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कुछ ऐसे भी नेशंस हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर के कभी भी कॉलोनी नहीं रही, बट दे आर द पार्ट ऑफ द दिस कॉमनवेल्थ ग्रुप की। तो अगर हम बात करें, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ हैं, रवांडा एंड मोजाम्बिकी। रवांडा एंड मोजाम्बिकी, रवांडा और मोजाम्बिकी हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें, गैबोन एंड टोगो भी है फ्रेंड्स, गैबोन एंड टोगो। और ये 56 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसके अंदर 56 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा यूएसए इस कॉलोनी का पार्ट है, बट कॉमनवेल्थ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस बार गेम्स के अंदर में। काफ़ी बार नहीं करता है यूएसए बेसिकली पार्ट है कॉमनवेल्थ का, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे 2 है वो करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो यहाँ पे ये बेसिकली 56 कंट्रीज़ का ग्रुप है फ्रेंड्स। तो बालफोर डिक्लेरेशन के थ्रू कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस का एग्जिस्टेंस में आया था 1926 में। उसके बाद में लंदन डिक्लेरेशन होता है 1949 में, और उसको कम्प्लीटली ग्रुप बनाया जाता है 1949 में। लंदन डिक्लेरेशन होता है फ्रेंड्स, लंदन डिक्लेरेशन इन 1949। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन के अंदर ही लोकेटेड है। बेसिकली जब भी आप कॉमनवेल्थ की जब मेंबरशिप लेते हो तो आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जब भी जो कोई कॉलोनी थी, जैसे इंडिया ने भी जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ को, तो ये कंसर्न था कि कहीं हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो बेसिकली सॉवरेनिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जस्ट ए पार्ट ऑफ ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लिए। तो इसका अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर, आपको अभी बताया कि लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 1949 में आया लंदन डिक्लेरेशन के थ्रू। बालफोर डिक्लेरेशन भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द कॉमनवेल्थ नेशन से रिलेटेड है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड है। वो हमको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फ्रेंड्स, बात करें फॉरेस्ट राइट एक्ट में, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि इसमें मैक्सिमम जो लैंड की ओनरशिप जो रिकॉग्नाइज की जाती है वो 40 हेक्टेयर है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द इनकरेक्ट। जो मैक्सिमम लैंड की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 हेक्टेयर है। कि आप फॉरेस्ट राइट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में रह रहे हैं, काफ़ी दिन से रह रहे हैं, उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप 75 ईयर्स से मिनिमम आप वहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं, आपकी मिनिमम 3 जनरेशन वहाँ पे रह रही हैं। कट ऑफ डेट भी है, अगर सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करें, कट ऑफ डेट इसके अंदर बात करें तो 13 दिसंबर 2005 को माना है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर आप वहाँ पे रह रहे हो और आपके कम से कम आप मिनिमम 75 ईयर्स तक आपकी 3 जनरेशन वहाँ जंगल के अंदर रही हैं, तो आपको जो लैंड है उसका जो 4 हेक्टेयर है वो मैक्सिमम लिमिट है। उस लैंड को आपका रिकॉग्नाइज किया गया है, लैंड राइट्स को। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो इनकम का सोर्स हैं ट्राइबल्स के लिए, जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहती हैं, जो पॉपुलेशन, जो कम्युनिटीज़, उनके लिए। जैसे हम बात करें कि जो तेंदुपत्ता है, शहद है, इसके अलावा अगर हम बात करें हनी हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, इसके अलावा लकड़ी हो गई। तो ऐसे जो कुछ भी बाई प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के, मेजर प्रोडक्ट नहीं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो माइनर जो भी प्रोड्यूस हैं उनको बेसिकली ये सेल कर सकते हैं, उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अलावा ग्राम सभा काफ़ी एम्पावर्ड है इस ग्रुप के थ्रू। ग्राम सभा की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक हमारा एक इनडायरेक्टली एक टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जिसके थ्रू पीपल से डिसीजन लेते हैं। जैसे डेमोक्रेसी है 2 टाइप की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हुआ करते हैं फ्रेंड्स, जिनके थ्रू लोग अगर
बेसिकली ग्राम सभा एक वो है हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्टीट्यूशन के रूप में है छोटे लेवल पे, जहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ स्टेट्स में जो स्कीम हैं उनको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा जो एक्ट्स हैं जो लाए जा रहे हैं। जैसे मेघालय के अंदर एक एक्ट लाया गया था जहाँ पे लोग डिसीजन लेंगे कि स्कीम को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कौन से एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में देखा, ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस के बारे में देखा, ग्राम सभा की जो पावर है उसके बारे में यहाँ पे देखा। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्ट और मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड है कि कौन सा एक्ट है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करें आंसर की फ्रेंड्स, तो आंसर यहाँ पे बेसिकली दोनों इनकरेक्ट हैं, तो डी आंसर होगा। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की, तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और FCRA की बात करें, काफ़ी न्यूज़ में रहता है NGOs के लिए। बेसिकली इसमें बता दिया गया है कि एक ही अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। कुछ बड़े NGOs क्या किया करते थे, कुछ बड़े NGOs के द्वारा यहाँ पे पहले बाहर से फंडिंग के थ्रू पैसा लाया जाता था और उसके बाद में उस मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। इसके अलावा जितना मैक्सिमम जो NGOs हैं वो बातें करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी की, बट ये NGOs खुद का भी एक काफ़ी बड़ा स्कैम है कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज़ के अंदर काफ़ी कम पैसा है जो वो करेंगे, खुद की कभी रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे कि कहाँ पर पैसा इन्होंने स्पेंड किया। इसके अलावा एक IB की रिपोर्ट भी है। IB की रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया की जो GDP है उसका 2% से 3% तक डाउन हो गया है ड्यू टू द जो NGOs के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ये प्रोटेस्ट करेंगे, जाके कोई भी पट्टी बढ़ाएंगे, जैसे ट्राइबल्स को कुछ पट्टी बढ़ाना शुरू कर दिया कहीं पे। कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे NGOs ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द FCRA एक्ट के बारे में देखा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर है, जो बेसिकली NGOs को रेगुलेट कर रहा है, बाहर से जो पैसा आ रहा है उसके लिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, ये हमको पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था। इससे पहले जो एक्ट हुआ करता था वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था, जो 71 के टाइम में एग्जिस्टेंस में आया। बट जब अटल बिहारी वाजपेयी सर की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में, फीमा के रूप में इसको कन्वर्ट किया। फीमा पहले इसका जो नेम हुआ करता है FRMA होता था, तो इसको फिर 1999 में इसको चेंज किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करें तो डी होगा, क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट जो रिवर्सली इनको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द CRPF से रिलेटेड है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको पहले क्राउन रिप्रेजेंटेशन फोर्स भी बोला जाता था। जो बेसिकली क्राउन रिप्रेजेंटेशन फोर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती थी उन्हीं के अंदर इनका काम हुआ करता था। प्रेजेंटली हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है CRPF। एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बेसिकली कम्प्लीटली जो है डिफेंस फोर्सेज की यूनिट नहीं है, ये इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और कल इसका कोई डे था तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डे था और किस वजह से मनाया जाता है। तो CRPF के बारे में पता होना चाहिए कि जो नक्सलाइट्स इलाके हैं वहाँ पे भी इनका जो पोस्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे दंतेवाड़ा वाला जो इलाका है, जो काफ़ी बार न्यूज़ में आती है, कुछ CRPF की यूनिट के ऊपर अटैक हो गया, जैसे लास्ट ईयर 2021 में जो अप्रैल के अंदर अटैक हुआ था। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द CRPF। कॉलोनियल फोर्स है, कॉलोनियल टाइम में बन गई थी, पर 1949 में इसका नेम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया गया। ये आर्म्ड फोर्सेज की जो मेन प्रीमियम यूनिट है, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इनको हिंदी में अर्ध सैनिक बल बोला करते हैं फ्रेंड्स। तो हम अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्लेज मूवमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पे बेसिकली वन आंसर करेक्ट है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लेज मूवमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली प्लेज मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था 1888-85 के आसपास स्टार्ट किया गया था, और ये कांग्रेस की एक सेल बनी थी जिसको रिफॉर्म सेल बोला जाता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट में आई थी फ्रेंड्स 1885 में। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि उस टाइम में वॉइस रॉय कौन थे इंडिया में, जब बेसिकली सेफ्टी वॉल थ्योरी बोली जाती है ना, कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल थ्योरी के रूप में डेवलप किया था। ये ब्रिटिश पीपल्स भी कांग्रेस को डेवलप करना चाह रहे थे। तो 1885 में जब एग्जिस्टेंस में आई, उसके बाद में कांग्रेस के अंदर ही एक सेल होती है जिसको रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। उसको इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है, महादेव गोविंद रानाडे
MG रानाडे। एंड MG रानाडे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। इसके अलावा रघुनाथ राव हैं, तो इन्होंने बेसिकली प्लज मूवमेंट चलाया था, और ये प्लज मूवमेंट बेसिकली चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था, अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, मतलब चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करना था। चाइल्ड मैरिज काफ़ी बड़ी समस्या थी उस टाइम में। तो अभी भी आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है कंट्री के लिए। इवन जब 2005 में जो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन जो इस्टेब्लिशमेंट में आई, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी कमीशन के ऊपर है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। चाइल्ड राइट का जो कमीशन है, नेशनल कमीशन, जो 2007 में एग्जिस्टेंस में आया था 5 के एक्ट के थ्रू, तो 2007 में बना फ्रेंड्स। एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अंदर बना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर में ये आया करता है। फ्रेंड्स इसकी बात करें, इस कमीशन के अंदर बेसिकली एक चेयरमैन होता है, 6 पर्सनस होते हैं, 6 मेंबर्स हुआ करते हैं, एक चेयरमैन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनमें से कोई भी 2 आदमी, कोई भी 2 मेंबर हैं जो बेसिकली वुमेन होने चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन है कि 2 मेंबर हैं जो वुमेन होने चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है चेयरमैन की 65 है, कि 65 की एज तक सर्व कर सकता है। मेंबर्स की जो एज है वो 60 ईयर्स है फ्रेंड्स। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एक कमीशन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसमें जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में आती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़। इसके अलावा इसमें जो चिल्ड्रन की जो एज मानी गई है वो 1 to 18 मानी गई है फ्रेंड्स, 1 to 18। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कुछ हमारे जो इंडिया में कंटिन्यू कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे चाइल्ड जो पॉलिसी है उसके अंदर जो बेसिकली जो चाइल्ड की जो एज मानी गई है वो 12 ईयर्स के आसपास मानी गई है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसके थ्रू जो चाइल्ड की एज मानी गई है वो 16 मानी गई है। अगर 16 के बाद में किसी भी चिल्ड्रन के द्वारा अगर कोई भी हीनियस क्राइम किया जाता है तो उसको चाइल्ड नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे जो एज में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन सा एक्ट में चाइल्ड चाइल्ड की जो एज है वो कितना मानी गई है। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 14 मानी गई है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 16 मानी गई है। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जो एज है वो 18 मानी गई है, कि 18 के अबाव है वो चाइल्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो एक्ट है हमारा बेसिकली हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट के अंदर, जिसके अंदर ये बना है, उस एक्ट की अगर हम बात करें, चाइल्ड राइट एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है, उसके अंदर बेसिकली जो चाइल्ड की उम्र है वो 18 साल तक मानी गई है। और जुवेनाइल जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनती हैं जिसके अंदर बेसिकली जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, कारा ऑर्गेनाइजेशन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू, तो वहाँ पे भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये विजिट करते हैं कि जो बच्चे को जिसको अडॉप्ट किया गया है उसका सही ढंग से परवरिश की जा रही है, उसको सही ढंग से एजुकेशन या हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ऑल वुमेन नहीं है इसके जो एक्सेप्ट चेयरपर्सन, ये गलत है स्टेटमेंट। ओनली 1 है जो यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो ओनली 1 है जो यहाँ पे बेसिकली करेक्ट आंसर है। सभी महिलाएं नहीं है, महिलाएं सिर्फ 2 होनी चाहिए, 1 प्लस में 6, 1 चेयरमैन 6 मेंबर, जिसके अंदर बोला है तो कि 2 मैक्सिमम 2 हैं जो महिलाएं होनी चाहिए, मिनिममली 2 होनी चाहिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारा जो आज के क्विज डिस्कशन के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी मिले उनको, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा आपको अगर ये डिस्कशन वीडियो सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।